आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो हमने क्लास रखी है, ये बेसिकली जो ग्रिड आप लोगों को नहीं समझ आ रही थी, उसको बताने के लिए रखी है और इस ग्रुप को बनाने का उद्देश्य क्या है, वो भी मैं उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा। जो हमारी ग्रिड है वो बहुत इजी है। इसमें देखिए आपने क्या करना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो आपने ग्रिड में जो नंबर जहां लिखा हुआ है, उसी के अंदर भरना है। अगर कोई नंबर एक बार आता है तो एक बार लिखिए, दो बार आता है तो सेम खाने में ही दो बार नंबर को लिखिए, तीन बार आता है या चार बार आता है तब भी आपने उस नंबर को उसी खाने के अंदर लिखना है। इस ग्रिड के जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ इस ग्रिड में भर देते हैं तो जो अंक रह जाएंगे आपके, वो अंक आपने अलग से पेपर पे लिख लेने हैं। पेपर पर लिखने के बाद जो उसका ऑर्गन है, यहां देखिए मैंने आगे लिखा है नाभि, कौड़ी, मूत्राशय, पित्ताशय, ये ऑर्गन लिखे हुए हैं। आप ये ऑर्गन लिख लीजिए। इन ऑर्गन की एनर्जी हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। जब भी इससे संबंधित कुछ भी दिनचर्या में परिवर्तन होगा तो इसकी ऊर्जा बिगड़ने के कारण इनसे संबंधित रोग आपके शरीर में आते या जाते रहेंगे, पर इनसे संबंधित परेशानी आपको हमेशा लगी रहेगी। दूसरी चीज, जब आप इस ग्रिड को बार बार प्रयोग में लाएंगे, आप इसमें पाएंगे कि बॉडी के अंदर ऑर्गन से संबंधित केवल दो ही अवस्थाएं क्रिएट होती हैं, हाइपो या हाइपर। या तो आप हाइपर अवस्था से ग्रसित होंगे या आप हाइपो अवस्था से ग्रसित होंगे। हाइपो मतलब शरीर में गर्मी का घट जाना और हाइपर मतलब शरीर में गर्मी का बढ़ जाना। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की घटनाएं घटती हैं, या तो गर्मी बढ़ती है या जल बढ़ता है। बस सारा खेल इन दोनों चीजों को समझने का है। अगर हम इन दोनों चीजों को अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पे कुछ रोग जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसमें आया किसी ने डाला भी था कि जैसे थायराइड है, वो रोग बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे रोग क्यों रिपीट हो रहे हैं, आप उसका अंदाजा आसानी से लगा पाएंगे। क्योंकि कुछ रोग हमारे शरीर में ऐसे होते हैं जो हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होते हैं, जैसे थायराइड का रोग है। पर ये सिर्फ हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण नहीं होता, बल्कि कुछ अन्य ऊर्जाओं का प्रभाव भी इस पे पड़ता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने बारे में भी बता देता हूँ। मैं पेशे से एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी भी सीखी हुई है। उसका प्रयोग भी मैं अपनी चिकित्सा के दौरान करता हूँ। तो उसी के बिहाफ पे मैंने ये चार्ट बनाया है, जो आप लोगों की मदद कर सकता है रोगों को डायग्नोज करने में। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आप में से किसी को नहीं समझ आया है तो हम उसका एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ बताए, सिर्फ वही बताए जिसको नहीं समझ आया, तो मैं फिर आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि आप लोगों को कैसे डायग्नोज करेंगे। जी दिशा जी बोलिए। सर 16 नवंबर 16 नवंबर, आगे 1981। 1981। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आप ये देखिए आपका सबसे पहले वन है, चार बार, 3 4 5 टाइम्स है, तो हम वन को 5 टाइम्स कर पेन। देंगे। इसके बाद सिक्स है, सिक्स हम छोड़ देंगे। नाइन है, एट है, नाइन है, एट है, बाकी नंबर आपके सब मिसिंग है, इनको हम हटा देते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको अभी ये पैटर्न समझ में नहीं आया हो तो एक बार पूछ लीजिए। एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे ताकि ये अच्छे से समझ आ जाए।
6 तो है सर। सॉरी 6 मिस हो गया, मैं डाल देता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये ना समझ आया हो कि हमने इसको कैसे भरा है? अगर कोई है तो बता दीजिए, हम एक बार कवर कर लेंगे। जी रितु जी, एक बार आप आगे आ जाइए, बोलिए। ओके। आ, मैंने अभी जिनका डेट ऑफ बर्थ भरा था, ओके, जिनका डेट ऑफ बर्थ भरा था, मैं एक बार इनका हटा रहा हूँ। एक रितु जी हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ। रितु जी, रितु जी प्लीज आप लाइन पे आइए, बार बार चैट करने में मुश्किल होती है। Hello. हेलो। Take my this one date of birth, sir. ओके सुरेश जी बोलिए। 8th April 8 अप्रैल 1959. 1959। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखें, 8 है, 1 एक बार है, इस ग्रिड में 0 नहीं भरा जाता, इसका ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें हमने 8 भरा, 4 भरा, 1 भरा, 9 भरा, 5 भरा और 9 को रिपीट कर दिया। ग्रिड क्लियर हो गई? अब कोई ऐसे व्यक्ति है जिसको ग्रिड ना समझ आ रही हो कि इसको भरना कैसे, फिल आउट कैसे करना है इसको? अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, वो एक बार दोबारा रिपीट करके मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे ग्रिड भरना बहुत आसान है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स दिए गए हैं, आपने उन्हीं नंबर को, जो खाना बताया गया था पीछे, ये देखिए, ये बॉक्स अपने पास बना लीजिए और इसमें सारे नंबर भर लीजिए ऐसे ही जैसे भरे हुए हैं। सबसे अपर लाइन में 526, मिडल लाइन में 417, लास्ट लाइन में 938 नंबर ही आएगा। जो नंबर जैसे लिखा गया है ऐसे ही आपने ग्रिड को बनाना है। अपने पास साइड में बना के रखिए, धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगी। अब जो नंबर जहां लिखा है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ का वही नंबर उसी खाने में लिखना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। किसी को कोई डाउट हो, इसे समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए। ओके, अब हम करेंगे इन नंबर्स की प्रिडिक्शन। यहां पे अगर हम देखें, सुरेश जी की ये डेट ऑफ बर्थ है 8/4/1959। इसके अंदर सबसे पहले 2 नंबर नहीं है, तो हम ये देखेंगे 2 नंबर किसको इंडिकेट करता है, तो ये करता है कौड़ी क्षेत्र को। कौड़ी क्षेत्र होता है जो हमारा डायफ्राग्राम होता है उसमें, इसे हम एपिगैस्ट्रिक रीजन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे गैस बनती है। जिसके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर ना आता हो उसको डिप्रेशन यानी मानसिक तनाव बना रहेगा, साइनस की समस्या होगी, श्वास संबंधित रोग हो सकते हैं जैसे खांसी, जुकाम, बलगम, सर्दी, बुखार, इस तरीके रोग हो सकते हैं, मानसिक रोग हो सकते हैं,
तो 2 नंबर इन रोगों को इंडिकेट करेगा कि पर्टिकुलर समय पर या गलत लाइफस्टाइल के कारण इस तरीके के रोग इनको हो सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 3 नंबर, ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर को इंडिकेट करता है। इसमें अस्थमा का रोग होता है, मधुमेह यानी शुगर या डायबिटीज, मूत्र संबंधित रोग, शरीर में जल का एकत्रीकरण हो सकता है, पथरी बन सकती है मूत्र संबंधित क्षेत्रों में, जैसे किडनी में पथरी बन सकती है, जो हमारे यूरेथ्रास होते हैं उनमें पथरी बन सकती है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, जेंट्स हैं तो प्रोस्टेट की शिकायत हो सकती है, और थायराइड हो सकता है। ये जो थायराइड होगा, ये थायराइड जल संबंधी यानी T3 में बिगड़ेगा। वहीं अगर मैं ऊपर का लेता हूं जहां पे मैंने 2 नंबर लिखा हुआ है, गैस, डिप्रेशन, इसके कारण भी थायराइड बिगड़ता है। तो यहाँ पे थायराइड होता है TSH बिगड़ने के कारण, जबकि 3 नंबर पे थायराइड जो होगा इसमें हम T3 देखेंगे, T3 बिगड़ जाएगा। उसके बाद 4 नंबर 5 नंबर इनके पास है, हम इस नंबर को छोड़ देते हैं। फिर आता है 6 नंबर। 6 नंबर है तिल्ली यानी स्प्लीन का। इसमें त्वचा रोग, नस नाड़ियों के रोग, खून की कमी, मुख और वाणी के रोग यानी गले के रोग, थायराइड। थायराइड, अब यहाँ पे जो थायराइड है, ये थायराइड मल से संबंधित है, यानी यहाँ पे T4 कम बनता होगा। ऐसे केस में शरीर में थकान बनी रहेगी, शरीर टूटा टूटा रहेगा, और पैरों में जो हमारा पिंडली क्षेत्र होता है वो मीठा मीठा दर्द देगा, यानी थका थका सा लगेगा, उसको दबाने का, प्रेस करवाने का मन करेगा। इसके बाद इनके पास 3 लिया, 6 लिया, 6 के बाद हम लेंगे 7 नंबर। 7 नंबर है पेनक्रियाज का नंबर। ये मानसिक तनाव को इंडिकेट करता है, थायराइड को इंडिकेट करता है। अब ये थायराइड फिर से TSH वाला थायराइड है। अनिद्रा, नींद की समस्या को इंडिकेट करता है, अनियमित दिनचर्या को इंडिकेट करता है, और पाचन समस्या को इंडिकेट करता है। तो हमने जो इनके रोग निकाले वो निकले 2, 3, 6 और 7 नंबर के रोग। अगर हम इसकी तुलना करें तो हम यहाँ पे पाएंगे कि इनके शरीर में जल से संबंधित समस्याएं हैं, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं वो जल इंडिकेट हो रहा है और थायराइड इंडिकेट हो रहा है। तो जल भी है और थायराइड भी है, तो जल और थायराइड मिलके हाइपोथायराइड के रोग को जन्म देते हैं। इस केस में शरीर में पानी रुका रहता है, लेकिन अगर इनको कहीं घर से बाहर निकलना हो तो इनको यूरिन की हाजत हो जाएगी। इनको लगेगा कि मुझे यूरिन पास करके निकलना चाहिए, या इनके ऊपर कोई भी मानसिक दबाव बनता है किसी भी तरीके का, तो उस केस में इनको यूरिन की हाजत होगी, इनका मन करेगा मैं यूरिन पास कर लूं, तो इनको एनर्जी फील होगी। पैरों में हल्का हल्का थकान, और शुगर, हाइपो शुगर होगी, ये हाइपोग्लाइसेमिक होंगे। अगर हम इनका फास्टिंग और पीपी टेस्ट कराएंगे तो फास्टिंग बढ़ा हुआ निकलेगा। इस तरीके से हम लोग इस रिपोर्ट को, मतलब इस ग्रिड को पढ़ना सीखते हैं। संजय जी, अभी जो जिनकी मैं देख रहा हूँ, ग्रिड देख रहा हूँ, प्लीज एक बार वो बताएं जो मैंने आपके बारे में बताया है वो कितना एक्यूरेट है। संजय जी, सॉरी Yeah, सुरेश this जी। is Suresh. हाँ Yeah, जी, हाँ yeah, जी, so Suresh. जी जी सुरेश जी, सॉरी। Except मधुमेह दो और दूसरा कुछ भी नहीं. एक्सेप्ट मधुमेह यानी डायबिटीज। Yeah, that is only with the border. That is also almost nil now. इसका मतलब आप नेचुरल लाइफ को अपनाते हैं। Yeah. ओके, फाइन। देखिए, हमने जो इसमें से निकाला, इनमें से कोई भी रोग शरीर के अंदर आ सकता है, बना रह सकता है। जब हम नेचुरल लाइफ अपनाते हैं, नेचुरल लाइफ का मतलब ये होता है समय से सोना, समय से उठना, साधारण भोजन करना, और साधारण भोजन के अंतर्गत जो हमारी जनरल चीजें हैं, जैसे फल हैं, कच्चे फल हैं, सब्जियां हैं, उबली हुई दाल है या अंकुरित दालें हैं, सूखे मेवे या सूखे मेवे को सुखाकर, और एक्सरसाइज, अगर ये सारी चीजें करते हैं तो हमारे शरीर में किसी भी तरीके का रोग सामने नहीं आएगा।
इस तरीके से हम इस ग्रिड का अध्ययन करते हैं। इनके द्वारा रोगों के बारे में जान सकते हैं कि व्यक्ति को कहाँ कहाँ पे समस्या हो सकती है। हालांकि इस ग्रिड के द्वारा मैं और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ, पर वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो अभी यहाँ के लिए सिर्फ इतना ही है। जब आप इसे पढ़ना सीख जाएंगे, जब ये चीज आपको समझ आएगी, तो इससे हम किसी के मन को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब अगर किसी को ये चीज नहीं समझ आई हो तो वो पूछ सकता है। सर एक रिक्वेस्ट है, मेरा थोड़ा 10 मिनट बाद से ज्वाइन हुआ, हो नहीं पाया। तो जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1968, 4/11/1968। तो वो यहाँ पर लिखा कौन से खाने में कौन सा नंबर और कैसे लिखा जाएगा वो नहीं समझ रहा। ओके, एक मिनट होल्ड कीजिए। देखिए यहाँ पे ग्रिड बनी हुई है, ऊपर वाली लाइन में 5 to 6 लिखा हुआ है। प्लीज अपने माइक ऑफ कर लीजिए। दूसरी रो में 417 लिखा है, तीसरी रो में 938 लिखा हुआ है। ये ग्रिड अपने पास बना लीजिए। अब आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने साइड में लिखा, और ग्रिड में जो नंबर जहां लिखा था वो आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। ठीक है, यहाँ मैं फिलअप कर रहा हूँ। मैम आपकी आवाज कम आ रही है। नहीं, अब क्लियर है। मैं दूसरी जगह बैठ गई, वहाँ पे क्लियर आ रहा था, अब आ रही है। बोलिए, आप कुछ कह रहे थे? फिर से हाँ, मैं बोल रही थी एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए वो नंबर ग्रिड में दिखा ना, मतलब कैसे मेरा नंबर मैं कैसे फीड करूंगी। देखिए ये ग्रिड है, मैं ग्रुप में डाल चुका हूँ, आप ग्रुप से भी ले सकते हैं। सबसे ऊपर की लाइन में 5 to 6, हाँ, मिडल लाइन में 417, हाँ, थर्ड लाइन में 938 लिखा जाएगा। हाँ, समझ गए। ठीक है। अब जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हाँ, है वो हमने इस ग्रिड में जहां पे नंबर लिखे हुए थे वहीं पे उन नंबरों को फिल आउट कर देना है। आपके पे डेट ऑफ बर्थ में 4 है, फिर 11 है, फिर 1 है, तो हमने 3 1 लगाए। हाँ, 4 के स्थान पे 4 लिखा, 9 के स्थान पे 9 लिखा, 6 के स्थान पे 6 लिखा, और 8 के स्थान पे 8 लिख दिया। हाँ। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हाँ जी, 1968 बॉर्न 1968। हाँ 1968 ही लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, 6 ये की देखिए जगह पे। हाँ, 6 ठीक और है। 8। हाँ, अब यहाँ पे आपका सबसे पहला अच्छा, नंबर मिस है, 2 3 5 7, ये नंबर आपके मिस हैं। तो हम 2 नंबर में देखेंगे, कौड़ी का हाँ, क्षेत्र आता है। आपको गैस से संबंधित समस्या, डिप्रेशन, साइनस, श्वास संबंधी रोग या मानसिक रोग हो सकते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल खराब होता है और आपको गैस ज्यादा बनती है तो इस तरीके के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। या फिर आपको यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित रोग जैसे अस्थमा, डायबिटीज, मूत्र से संबंधित रोग, किडनी में पथरी का होना या थायराइड हो सकता है। यहाँ पे हम हमेशा ये बोलेंगे हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं देंगे। उसके बाद 5 नंबर जो है वो हाँ, लीवर को इंडिकेट करता है। त्वचा रोग, नस नाड़ियों के रोग, मुख और वाणी के रोग जैसे मुंह में छाले इत्यादि बार बार होना, थायराइड हो सकता है। उसके बाद 7 नंबर का है पैनक्रियाज का है, मानसिक तनाव, थायराइड, अनिद्रा, दिनचर्या का अनियमित होना और पाचन की समस्या ये हो सकती है। तो जीवन भर इसी तरीके के रोग आपकी लाइफ में बार बार आते रहेंगे, और जो रोग अभी मैंने बताए हैं इन्हीं रोगों में से कोई ना कोई रोग आपका एक परमानेंट या क्रॉनिक रोग में कन्वर्ट हो जाएगा। जी, अब आप बताइए जो मैंने बताया वो सही है गलत है? इसमें से कुछ मतलब सब तो नहीं है, सारा चीज नहीं है। नहीं, सारे रोग नहीं होंगे, मेरा सारे रोग हाँ, नहीं होंगे, कोई एक रोग क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओ, हाँ, कुछ है। जैसे मेरा पैनक्रियास का आपने बोला, उसका थोड़ा बहुत ठीक है। हाँ, सही है, ठीक है। ठीक तो है। इसका क्या उपाय, क्या हाँ, अभी क्या करना पड़ेगा? उपाय पे भी आता हूँ। यहाँ पे हमने एक बात का और ध्यान रखना है, अगर ग्रिड में कोई नंबर 2 बार से अधिक आ जाए तो वो रोग को बढ़ाने वाला होता है। यानी यहाँ पे एक नंबर 2 बार से अधिक यानी 3 बार आया हुआ है,
तो इनको सिरदर्द की शिकायत, एसिडिटी की शिकायत, हड्डियों के रोग, नाभि का बिगड़ना, हृदय रोग, इनमें से कोई भी रोग आ सकता है। इन्हीं में से कोई एक मुख्य रोग होगा जो इनके लाइफस्टाइल को खराब कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, इनको एसिडिटी की समस्या जरूर होगी। मुझे हड्डी में का है, एसिडिटी तो नहीं होती है बिल्कुल। ओके, हड्डियों के रोग हैं आपको? हाँ, ठीक है। उसमें पेन है, मेरे पेन रहता है, वो अच्छा। मेरा फ्रैक्चर हुआ। ठीक है, चलिए, हड्डियों के रोग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हड्डियां जो इंडिकेट करती हैं, वो इंडिकेट करती हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर को या बॉडी के ठंडे संस्थान को, जो हम एक्सक्रीशन में छोड़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनको मूत्राशय से संबंधित रोग होंगे, मूत्र से संबंधित रोग होंगे, जिसमें मधुमेह भी एक रोग है। सुनीता जी? हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हैं सर। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जब ठंडक के रोग होते हैं शरीर में, तो ऐसा व्यक्ति अपनी केयर ना करके दूसरों को देने वाला बन जाता है। यानी उसके पास अगर एक रोटी का टुकड़ा है और सामने कोई भूखा है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को रोटी दे देगा, खुद भूखा रहेगा। ऐसा है सुनीता जी? हाँ, एकदम है सर। हाँ, तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमें सिर्फ दो चीजों पे ध्यान रखना होता है। एक, हम सांस लेते हैं तो हम जीवन में इकट्ठा करने वाले बनेंगे। दूसरा, हम सांस छोड़ते हैं तो हम देने वाले व्यक्ति बनेंगे। तो सूर्य से लेना देखा जाएगा, 1 नंबर से लेना देखा जाएगा, और 2 नंबर से देना देखा जाएगा। तो इनके पास 1 नंबर एक्सेस हो गया है, जिसके कारण ये अपना असर उल्टा दिखाने लगेगा, तो इनका व्यवहार देने वाला बन जाएगा। तो बस ये इतना सा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, अब समझ में आ गया अच्छे से। पहले वो पुट करना नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है। आप समझ में बहुत अच्छे से आ गए। हाँ जी। मेरी आईज के लिए तो ज्यादा आ गया, आईज में प्रॉब्लम अचानक आ गया बहुत ज्यादा। अच्छा जी। तो वो इसमें है, आंखें रिलेटेड ये मेरे ये जो बुखार है ये दिखने, देखिए, दोनों आंख में अचानक। इसके अंदर ऐसा नहीं जाना जा सकता कि बीमारी क्यों आई। इसके अंदर हम सिर्फ ये जान सकते हैं कि हमारे जीवन में इस तरीके की बीमारियां आएंगी और बनी रह सकती हैं। यानी अगर आपका लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है, आप बहुत ज्यादा सेडेटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, तब भी क्योंकि आपके पास 9 अंक है, तो आपको अत्यधिक गर्मी की, हाई बीपी की, नेत्र रोग की या हृदय रोग की शिकायत नहीं होगी। अब आप कह रहे हैं लेकिन नेत्र रोग मेरे को आपको तो है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। आपने कहा हाँ नेत्र रोग है, तो नेत्र रोग का हाँ, संबंध जो है वो हमारे थायराइड के साथ भी है। आंख, थायराइड नहीं है, नाक, मुझे थायराइड नहीं है, नहीं है। सुन लीजिए। आंख, नाक, कान और गला, ये सब थायराइड का क्षेत्र बनाता है। अगर इनमें से कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो थायराइड इंडिकेट होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नेत्र रोग में अधिकतर आंखों की कमजोरी, आंखों के अंदर ड्राइनेस बढ़ने के कारण आती है, यानी पानी का अभाव हो जाता है। तो यहाँ पे इनको यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित, यानी मूत्राशय से संबंधित रोग है, जिसके कारण इनको आंखों में दिक्कत आई है। अगर ये मूत्राशय रोग का इलाज कर लें अपना, अस्थमा, मधुमेह, मूत्र संबंधित रोग, पथरी या थायराइड, तो इनकी आंखों को ठीक किया जा सकता है। मैम, समझ आया? तो सर मुझे तो उस मूत्र, ये तो मैं समझ गई, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर में तो मेरे को कोई प्रॉब्लम को पता ही नहीं है इस बात का कि मेरे को प्रॉब्लम है, चलिए, या इसमें और हाँ, मतलब कोई मेरे को कभी कोई तकलीफ भी नहीं। इसमें थोड़ा सा डायग्नोज करते हैं। हाँ जब आपको कहीं घर से बाहर जाना होता है तो मानसिक तनाव बनता है यूरिन पास करने का। हाँ, वो तो मेरे को पक्का, ठीक है। कहीं अगर जाना आपको, होता है तो हाँ हाँ। हाँ, अगर आपको डर लगता है, कोई तनाव बनता है मन में किसी भी तरीके का, तो यूरिन का प्रेशर बन जाता है। ये तो इसका इतना नोटिस नहीं किया, शायद होता है, चलिए छोड़ दीजिए। शायद होता है। पानी पीने के 1 घंटे के अंदर यूरिन पास हो जाता है। जब भी आप पानी पीते हैं 1 घंटे के अंदर यूरिन पास हो जाएगा। ओ
शायद हो जाता है। हाँ, तो ये इंडिकेशन है आपके मैंने ये शरीर सब में। तो नोटिस नहीं किया। हाँ आप इसको हाँ हाँ। नोटिस कीजिएगा और 1 हफ्ते बाद बताइएगा, ग्रुप में ही बताइएगा। ठीक है ठीक ठीक है। है? होता क्या है, ओके ओके। हाँ, होता क्या है, हमारे शरीर में या तो गर्मी बहुत अधिक मात्रा में होती है या ठंडक बहुत अधिक मात्रा में होती है। बैलेंस हमें कभी भी नहीं मिलता प्रकृति की तरफ से। हमारी एक तरफ को प्रकृति रहती है। इसी के बिहाफ पे हम वात, पित्त और कफ देखते हैं आगे, या पंच महाभूत देखते हैं। तो हम अगर इसको आसानी से समझना चाहते हैं तो हम सिर्फ इतना समझेंगे, शरीर या तो गर्म होता है या ठंडा होता है। अगर शरीर में अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, यानी गर्मी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। और शरीर में ठंड बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो गर्मी आ जाती है। एग्जाम्पल ले लेता हूं, अगर हमारे शरीर में अधिक गर्मी है तो बीपी हाई होगा, गर्मी कम है तो बीपी लो होगा। पर गर्मी अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाए तो हमें ठंड लगने लगेगी और वो अस्थमा में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारे शरीर में ठंड बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगेगी तो हमें लंग्स से संबंधित समस्याएं हो जाएंगी। आपने देखा होगा बुखार में कभी कभी ऐसा होता है कि ठंड लग रही होती है और हम कंबल ओढ़ लेते हैं, या 2 रजाइयां 3 रजाइयां ओढ़ लेते हैं, पर फिर भी उनका प्रभाव रोगी के ऊपर नहीं पड़ता, वो ठंड से कांपता रहता है। और कभी कभी बुखार में ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने पैरों पे से और अपने ऊपर से चद्दर हटा देता है, उसे बुखार 102 103 डिग्री होता है और वो कहता है पंखा चला दो। तो ये हमारी बॉडी का इंटरनल सिस्टम होता है जो बताता है कि शरीर की अंदर की स्थिति क्या है। इस ग्रिड के द्वारा हम सिर्फ उस अंदरूनी स्थिति का अनुमान लगाते हैं। अगर हमें यह पता चल जाए कि हमारे जीवन में इस प्रकार के रोग हमें समस्या दे सकते हैं, तो हम लाइफस्टाइल को ठीक करके इन रोगों से बचे रह सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर ग्रिड में नंबर नहीं है तो ये रोग हमें सारे होंगे, लेकिन इनमें से कोई रोग हमें हो सकता है। ठीक है? हाँ समझ में। हाँ किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर नमस्कार, प्रशांत बोल रहा हूँ सर। नमस्कार प्रशांत जी। सर मैं पूछना चाह रहा था कि 1 और 9 तो लगभग हम लोग जो भी वेबिनार में हैं, हाँ वो सभी की डेट है। जी। तो क्या 2000 से पहले जन्मे व्यक्ति हैं, हाँ जी। उनको वो रोग नहीं होंगे या होंगे? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार दोबारा बोलिए। 1 और 9 तो 2 बार हो गई होगा 1990 के बाद जन्मे व्यक्तियों में। हाँ जी। तो डेट ऑफ बर्थ में भी अगर मान लीजिए सितंबर का मंथ है या 9 तारीख है, तो उसके 3 बार 9 आ गया जी। तो उसके जो 1990 के बाद जन्मे हैं, तो उनको हाई बीपी, नेत्र रोग ये सब ज्यादा होता है। हाँ, कंपल्सरी है। और लोगों की तुलना में ज्यादा होगा। प्लीज अपना माइक बंद रखिए, बाकी लोग जिनको जो बोले वो हाथ उठा लें, उसके बाद बोलें तो आवाज क्लियर आएगी। जी ऐसा है, जो लोग 1999 तक जन्मे हैं, 90 से लेके 99 तक, उनका अपेंडिक्स रीजन की एनर्जी बिगड़ी हुई होगी। उनको गर्मी की, हाई बीपी की, नेत्र रोग की, हृदय रोग की, खुजली, अल्सर इत्यादि रोगों की और लोगों की तुलना में समस्या ज्यादा होगी। ठीक है। हाँ जी जी। किसी और को कोई सवाल हो? हाँ जी। सर स्क्रीन थोड़ा नीचे लीजिए। हेलो, स्क्रीन थोड़ा नीचे ले। हाँ जी बताएं। हेलो, हेलो। हाँ जी। excuse me, sir. जी। See, date of birth is different and official record is different. Which one you have to take? एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो लिया जाएगा इसमें। हाँ, अच्छा, नॉट ऑफिशियल। नॉट ऑफिशियल। एक्चुअली जिस समय आपने जन्म लिया है उस समय आपकी ये स्थिति थी, प्लैनेटरी सिचुएशन आपकी ये थी, तो बीमारियां उसी के अकॉर्डिंग लगेंगी, तो ये प्लैनेटरी बेस्ड है। ओके, या, थैंक यू। वेलकम।
सर मैं हारदत्त बोल रहा हूँ। जी सर बताएं ना। ये जहाँ पर ये डिजिट डबल आ जा रहे हैं उसका भी कोई सिग्निफिकेंस है क्या? नहीं सर, डबल के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ट्रिपल के लिए होता है। अगर ट्रिपल आ गए हैं ठीक, तो वो उससे ठीक संबंधित है। बीमारियों की और बड़ी बीमारी की ओर संकेत कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन बार 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उससे कुछ इंडिकेट होता है कौन क्या? सा नंबर मैम? सर 1 नंबर 5 टाइम्स हो रहा है रिपीट। जी जी, तो आपको जो है समस्या हो सकती है माइग्रेन की, एसिडिटी की, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपका जो नाभि क्षेत्र होगा, जो नाभि है हमारा, वो बिगड़ा रहेगा, या हृदय रोग हो सकता है। इनमें से कोई ना कोई एक रोग आपको बनेगा। मुझे तो थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड के लिए हमें बाकी नंबर देखने होंगे, पर आपको विशेष रूप से इन बीमारियों में से किसी एक से सावधान रहने की जरूरत है। आपको मेरी फोटो नजर आ रही है? एक मिनट, मैं कैमरा खोलता हूं। देखिए, ये आपको मेरा हैंड नजर आ रहा है दिशा जी? सर एक मिनट। नो सर। अब देखिए, मेरी फिंगर नजर आ रही है आपको? नहीं सर। एक्चुअली मेरा क्या पीछे ना वो रिकॉर्डिंग हो रही है, शायद उस वजह से वो कैमरा नहीं दिखा रहा। आप अपने जो आपकी उंगलियों के पोर्स हैं, उसके बीच में जो फर्स्ट पोर है यस। उसको दबा के देखिए, क्या वो पतला है या मोटा है, भरा हुआ है या पतला है। अगर वो पतला है तो आपकी बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी मिलेगी। हेलो हेलो सर। जी दिशा जी बताएं। सर कौन सी फिंगर का? कोई भी फिंगर पकड़ लीजिए, सब फिंगर में आपकी जो बोन्स होंगी वो पतली होंगी। अच्छा। ये विटामिन डी और कैल्शियम को इंडिकेशन को दर्शाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें डेफिशिएंसी आती जाएगी, और ये आएगी आएगी क्योंकि कोई नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहा है 3 और मोर टाइम्स, तो वो बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। आपका नाभि का समस्या हमेशा लाइफ टाइम रहेगा, बचपन से लेके नाभि बिगड़ी हुई होगी तो वो आपको महसूस नहीं होगी, पर अगर आप अपनी नाभि चेक करेंगे तो आपको हिली हुई मिलेगी। नाभि चेक करने के 2 तरीके हैं, एक पैरों से और एक हाथ से, दोनों जगह से मापनी होगी आपको। ओके थैंक यू सर। वेलकम। किसी और का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर आज का रिकॉर्डिंग दे देना हमें। हाँ सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। सर ये बीमारियों की रेमेडी के बारे में बता दीजिए प्लीज। सर कोई भी बीमारी हमें अगर होती है तो उसका मुख्य 3 कारण है। समय से भोजन ना लेना, समय से ना सोना, और रेगुलर एक्सरसाइज ना करना। अगर हम इन 3 चीजों को अपनाते हैं तो हम किसी भी बीमारी पे कंट्रोल रख सकते हैं। इसके बावजूद अगर हमें थोड़ा बहुत रोग हो जाता है तो हम उसे कंट्रोल करने के लिए औषधियों की सहायता लेते हैं। अगर हम अपने 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 आप को औषधियों पे डिपेंड कर लेते हैं तो ऐसे केस में हमारे शरीर में रोग हमेशा के लिए रुका रह जाता है। जैसे थायराइड है, शुगर है, बीपी है, ये रोग ऐसे हैं जो अगर हम सही तरीके से जीवन जिए तो 6 महीने में कंट्रोल किए जा सकते हैं, पर हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, जिसके कारण पूरे जीवन भर इनसे संबंधित दवाइयां खानी पड़ती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नेचुरल तरीकों से रेमेडीज बनाई हैं जो आपकी बीमारियों को इंडिकेट करती हैं, आपके शरीर की अनियमित साइकिल को रेगुलेट करने का काम करती हैं। अगर हमारी साइकिल रेगुलेट नहीं है तो मन बेचैन रहता है, पेट खुल के साफ नहीं होता, भूख प्रॉपर नहीं लगती, सिर्फ टाइम होता है तब हमें भूख का एहसास होने लगता है, और वो भी हम थोड़ा खा के पेट में गैस बनने लगती है, भारीपन आने लगता है, हमारे मन में चिड़चिड़ापन हो जाता है और काम करने का मन नहीं करता, थकान सी रहती है।
चाय पीने की इच्छा करती है या चटपटा खाने की, नमकीन, बिस्किट इत्यादि खाने की इच्छा करती है। आंखों में थकान, भारीपन या सूजन होती है, सिर में दर्द रहता है और नींद कम आने लगती है। इसमें से अधिकतम समस्याएं हमारे शरीर में आ जाती हैं अगर हमारी बॉडी प्रॉपरली रेगुलेट नहीं होती तो जैसा मैंने बताया कि हमने किट बनाई है, उसमें 3 प्रकार की रेमेडी हैं, अमृता है, अमृताकल्प और संजीवनी। संजीवनी जो है ये हमारे ब्लड को रेगुलेट करती है, स्पेसिफिक ये स्प्लीन की एनर्जी को बैलेंस करती है, जिससे हमारे शरीर में नया खून बनने लगता है। अगर हमारे शरीर में नया खून होगा तो हमें बीमारियां नहीं लगेंगी। इसी तरीके से जो अमृता है ये हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम करती है। हम कुछ भी खाते हैं, अगर वो किसी कारण डाइजेस्ट नहीं होता तो ये उसको रेगुलेट करती है और गैस रिमूव करने का काम करती है। इसके बाद अमृत कल्प है, ये हमारे एलिमिनेशन पार्ट पे काम करता है। हमने जो खा लिया उसको एसिमिलेट भी कराती है और उसे एलिमिनेट भी कराती है, यानी ये पचाता भी है और शरीर से निकालने का काम भी करता है। तो अगर हम कोई भी चीज खा रहे हैं उसका हमारे शरीर में सही तरीके से आत्मसात्मीकरण हो जाता है और एक्सेस वेस्ट बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है, तो हमें रोग होंगे नहीं। और अगर कोई रोग है और प्रोसेस सेम रहता है तो हमारी बीमारी लगभग 50% कम हो जाती है। तो ये जो किट है, ये किट केवल आपकी बॉडी को रेगुलेट करती है, किसी भी तरीके की ये कोई औषधि नहीं है। ये सिर्फ आपके बॉडी के सिस्टम्स को रेगुलेट करके जो ऑर्गन के काम है उनको उन पे लगा देती है। तो इसको आप किसी भी दवा, किसी भी प्रकार की जो दवाइयां आप खा रहे हैं उनके साथ इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसका रिजल्ट लगभग आपको 25 से 30 दिन में मिल जाता है। कितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन हो, कितना भी पेट खराब रहता हो, 25 से 30 दिनों में इसका रिजल्ट मिल जाता है। वैसे तो आप जब खाना शुरू करते हैं तो हफ्ते 10 दिन में ही आपको दिखाई देने लगता है कि बॉडी रेगुलेट होने लगी है, पेट सही से साफ होता है, गैस नहीं बनती, मन हल्का रहता है, नींद में फर्क आ जाता है। अगर नींद ज्यादा आती है तो कम हो जाती है, कम आती है तो ज्यादा हो जाती है। अगर किसी को कोरोना हुआ था तो ऐसे केस में बॉडी में नया खून नहीं बनता तो थकान, कमजोरी रहती है। मैं यहाँ 1 मिनट एक चीज कहना चाहता हूँ कि अभी हमारा टाइम ओवर होने वाला है जूम मीटिंग का। मीटिंग अगर ओवर होती है तो आप लोग एक बार फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो कोई आपके सवाल रह जाएंगे, कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। तो मैं ये बता रहा था कि जब कोरोना होता है तो शरीर में प्लेटलेट्स नहीं बनते, वो रक्त का अभाव रहता है, उसमें कहीं ना कहीं स्प्लीन का रोल रहता है। तो ऐसे केस में जब हम ये तीनों का सेवन करते हैं तो बॉडी में नया रक्त बनने लगता है और ब्लड सेल्स को थिक करती है ये, जिसके कारण हमारी बॉडी में एक्सेस एनर्जी बनने लगती है, बॉडी रेगुलेट होती है और ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलने लगती है। तो इसको अगर रेगुलर प्रयोग में लाया जाता है तो ये बहुत सारे बेनिफिट देती है। साइड इफेक्ट इसका नील है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये नेचुरल होती है, प्लांट बेस होती हैं, जो खाने पीने योग्य प्लांट होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं। पैशन दिनेश सर। जी जी संगीता जी, सर इसका नमस्कार जी। ये ड्यूरेशन कितना है, कब तक लेना होता है, ये जो किट में आपने तीनों चीजें बोली हैं? जब तक आपका मन आप करे कह तब रहे तक खाइए, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। आपको बेनिफिट नहीं दिखाई दे 30 रहा है? डेज में रिजल्ट, हाँ जी,
नहीं 30 डेज में रिजल्ट आ जाएंगे तो पर रेगुलेट होने में कितना टाइम लगता है? देखिए मैम, रेगुलेट तो आपकी जो नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचुरल लाइफस्टाइल है, वो करती है। ये सिर्फ आपकी क्योंकि बॉडी को सपोर्ट करती है रेगुलेट होने में। ओके, जैसे मान कॉस्ट लीजिए, क्या है इसकी? इसकी कॉस्ट अभी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हम ईसबगोल की भूसी खा लेते हैं, अरंडी का तेल ले लेते हैं, गुलाब जो अपना ये गुलाब का अर्क है ये लिया जाता है, गुलकंद है ये खा लिया जाता है। इन सब की तासीरें और खाने का समय सबका अलग अलग है, तो हम इन चीजों पे वो तो करते नहीं। अब मान लीजिए किसी को गर्मियों के दिनों में कॉन्स्टिपेशन होता है और वो अरंडी का तेल लेता है। अरंडी का तेल तासीर में गर्म है, सुबह उसको पतले दस्त होंगे और जब वो खाना खाएगा उस एक बार लिए गए अरंडी का तेल उसके ऊपर 3 से 5 दिन तक बना रहेगा। अगर वो अरंडी का तेल बार बार यूज करता है तो उसके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्मियों में सेवन किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर वो गुलकंद का सेवन सर्दियों में करता है तो उसका जो बीपी है, अगर वो रेगुलर करता रहेगा तो बीपी धीरे धीरे उसका डाउन हो जाएगा। तो किसी भी चीज की अगर आप हैबिट डालते हैं तो वो हार्मफुल हो जाती है। या तो हम ये जानते हो कि किसी चीज को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है तो वो हार्मफुल नहीं होती। अगर हम नहीं जानते न्यूट्रलाइज करने का तरीका या अपनी बॉडी के बारे में नहीं जानते तो हमें परेशानियां आएंगी ही आएंगी। यहाँ पे जो ये रेमेडीज बनाई जाती हैं, ये रेमेडीज बहुत ज्यादा लाइटर फॉर्म में होती हैं, इसलिए ये आपकी बॉडी पे किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं रखती और आप किसी भी दवाई के साथ इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जब आपका पेट सही से साफ होगा, आप खाना पचा पाएंगे और शरीर में नई शक्ति का संचार होने लगेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो अपने आप ही आपको अच्छा लगने लगेगा। तो आप एक किट खा के देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप इसे कंटिन्यू करिए। जब आपको लगे कि आपकी बॉडी रेगुलेट हो गई है, आप इसको बंद कर दीजिए। नहीं, बॉडी रेगुलेट हो गई ऐसा समझ में आए तो फिर हम इसे बंद कर दें, पर फिर ऐसे लगने लगे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया तो फिर उसे फिर से लेने लगे। हाँ जी, आप तो इसको ये भी देखिए एक लाइफ टाइम यहाँ पे मैं इससे इसमें जी बोलिए। मैंने कहा फिर इसमें कोई वो रेमेडी क्योर की तरफ पूरा तो नहीं ले जाएगी ना? कुछ दिन के बाद फिर वैसे ही लगने लगेगा कि मैम, संसार में कोई ऐसी औषधि नहीं है जो किसी बीमारी को पूरी तरह क्योर करती हो। वो उसे कुछ समय के लिए बदल सकती है या दबा सकती है। आयुर्वेद में 2 तरीके की चिकित्सा होती है, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। शमन होता है हम रोग को दबा देते हैं, जैसे ही उसका असर कम होता है वो दोबारा या तो सामने निकल के आएगा, और अगर हम किसी रोग को बार बार दबाते हैं तो वो क्रॉनिक कंडीशन में चला जाता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जुकाम का। एक व्यक्ति को जुकाम होता है, वो उसको दबाता है। अगर वो उसको बार बार दबाएगा तो एक तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, बॉडी में एलर्जी आ जाएगी और लंग्स कमजोर हो जाएंगे, और फिर भी वो उसको दबाता चलता है तो भविष्य में उसको ब्रोंकाइटिस हो सकता है या फिर वो अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल कब्ज का लेते हैं। अगर किसी को कब्ज है और वो कब्ज को दबाता है तो उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होगी, क्रॉनिक के बाद वो पाइल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर वो पाइल्स को भी दबाता है तो वो फिशर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चिकित्सा होती है शोधन चिकित्सा। शोधन में क्या होता है, आपको कफ बना, जुकाम हुआ, आपने जलनेती करी या कोई और प्रोसेस अपनाया कफ को निकालने का, और वो निकाल के खत्म हो गया। अब जब जब सर्दियां आएंगी, क्योंकि हमारी प्रकृति या तो ठंडी है या गर्म है, तो जो ठंडी प्रकृति वाले हैं उनको कफ से संबंधित रोग होंगे ही होंगे, हम उनको रोक नहीं सकते क्योंकि वो नेचुरल है। कभी उसने कुछ ठंडा खा लिया तो प्रकृति ठंडी है तो ठंड उसको जल्दी पकड़ लेगी, तो इस चीज को खत्म नहीं किया जा सकता कभी भी। हाँ, जो रोग आपका बन रहा है, अगर आप उस बनने के प्रोसेस को रोकते हैं तो वो रोग परेशान नहीं करेगा। तो ये किट आपको केवल सपोर्ट करती है कि जो आपकी बॉडी की प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, केवल उसको बढ़ा देती है। ये खून नहीं बनता तो खून बनाने लगती है। अब शरीर में अगर नया खून बनता है तो शरीर में गर्मी होगी, शरीर में गर्मी होगी तो हम हेल्दी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। अगर बीपी हाई रहता है तो उसका कारण होता है या तो यूरिन खुल के नहीं आता या स्टूल खुल के नहीं आता, कहीं ना कहीं वो थायराइड से रिलेटेड होता है, पर हम उसे रेगुलेट नहीं कर पाते, उसे देख नहीं पाते।
तो यहाँ पे ये पेट साफ कर रही है, पेट साफ कर रही है तो एनर्जी मिल जाएगी, बैलेंस हो गया। किसी को कोरोना हुआ है तो आप देखिए, या डेंगू हुआ है या चिकनगुनिया हुआ है तो आप देखिए 6-6 महीने तक उनका असर शरीर पे बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो स्प्लीन पे काम नहीं करते, नए खून को नहीं बढ़ाते। नया खून में जो हमारा जो ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, उसका जो मोटाई है वो 7 माइक्रोन की बताई गई है। हमारा लाइफस्टाइल इतना सेडेटरी है कि हम गलत खा खा के, गलत तरीके से जी के अपने शरीर को ठंडा करते हैं, और उसकी मोटाई जो है 3 माइक्रोन 5 माइक्रोन की रह जाती हम्म दोनों पैर के बीच में खुजली आ रहा है। एक बार प्लीज खोल अपना के माइक, थोड़ा ऐसे ऐसे कर लो। वो ठीक है। नीम अब का जो माइक, पत्ती नहीं है क्या? जो रक्त है जब वो पतला हो जाता है तो हमें ठंड लगने लगती है। ठंड लगती है तो शरीर अपनी सिक्योरिटी के लिए शरीर को, नसों को सिकोड़ देता है। जब नसें सिकुड़ती हैं तो ब्लड को, हृदय को ज्यादा काम करना पड़ता है प्रेशर लगाने के लिए। जब वो प्रेशर लगाता है नसों पे तो हम कहते हैं हमारा बीपी हाई हो गया। या फिर हम कुछ ऐसा खाते हैं जो तासीर में गर्म है और हमारे शरीर में कफ को सुखा देता है, तो रक्त में भी कफ सूखेगा। जब वो कफ सूखेगा तो खून गाढ़ा होगा, तब भी हृदय को एक्सेस काम करना पड़ेगा, तब भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो देखा जाए तो कोई भी रोग केवल एक तरीके का नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। जब हमें ये पता हो कि हमें किस तरीके की जिंदगी जीनी चाहिए तो हम अपने रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। पर ये इतना डेप्थ का नॉलेज है जिसे समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा खुले मन की आवश्यकता होती है, और बताने वाला भी होना चाहिए जो आपको अनुभव करा सके। क्योंकि किताबों में पढ़ के हम ज्ञान को पा तो सकते हैं पर समझ नहीं सकते, समझने के लिए उनको जीना पड़ता है। तो यहाँ पे ये किट केवल आपको सपोर्टिव रेमेडी या सप्लीमेंट का काम करती है, जो आपकी बॉडी को रेगुलेट करता है, आपकी बॉडी की एनर्जी को रेगुलेट करता है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि ये किसी बीमारी को ठीक करता है तो ये किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करता, पर 1000 से ज्यादा बीमारियां ये आपकी रिकवर करने में मदद कर देगा। केवल आप एक किट खा के देखिए, आपको इसकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। आपको लगता है कि आप अब पहले से बेहतर फील कर रहे हैं, आप इसे बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको इसका अभी फायदा और मिल सकता है, आप इसे कंटिन्यू रखिए। अधिकतम 3 किटों में, मतलब मैक्सिमम 3 किटों में, या आपकी ये बॉडी के अंदर। बेस्ड है? हाँ जी, आपकी ये जो भी रेमेडी है वो EH बेस्ड है, आप कह रहे हो ना, प्लांट्स और उनसे रिलेटेड है? मैम इसमें 2 बेस है, एक नेचर बेस है और दूसरा EH बेस है, दोनों मिक्स है। ओके, जैसे तो बीपी इसका हाई के कॉस्ट लिए, बता दीजिए, और इसे आप बेचते कैसे हैं, मतलब कोरियर के थ्रू भेज सकते हैं? हाँ जी, कोरियर के थ्रू भेजते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को ओके, बीपी तो का एक बहुत अच्छा फार्मूला बताता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। जिसको भी बीपी हो आप ये फार्मूला यूज कीजिएगा, विद इन 21 डेज रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन यूज सिर्फ गर्मियों में करना है, सर्दियों में मत कीजिएगा। आप एक कांच की बोतल ले लीजिए, उसके अंदर लगभग 20 ग्राम समुद्री झाग आता है, फेन आता है समुद्र का, वो पीस के, बारीक पीस के उसमें डाल दीजिए, और उसमें आधा कप डिस्टिल्ड वाटर डाल दीजिए। इस बोतल पे कॉर्क लगाइए और इसे मोम से सील कर दीजिए। इसके बाद जहां पे लगभग 4 फुट की मिट्टी हो, आप उस बोतल को दबा दीजिए। जहां पे लगातार नमी बनी रहती हो, तो नदी का किनारा, तालाब का किनारा बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं है तो आप अपने घर में एक बड़े गमले के अंदर भी मिट्टी खोद के उसके बीच में वो बोतल रख सकते हैं। उसमें लगातार पानी डला रहना चाहिए और चंद्रमा की रोशनी उस पर विशेष पड़नी चाहिए, और सूरज की रोशनी पे उसको छुपा के रखिए। 5 दिन के अंदर आपका पानी तैयार हो जाएगा, उसको बाहर निकाल लीजिए। इस पानी को अच्छे से मैश कीजिए और निथार लीजिए। निथारने के बाद जो आपके पास बचेगा वो आपकी औषधि है। इस औषधि का प्रयोग केवल कुछ ड्रॉप्स में, 2 या 5 ड्रॉप्स में, जिनका बीपी हाई रहता हो, हाइपरटेंशन की समस्या हो, पानी में मिला के सेवन करा दीजिए, बीपी ठीक कर देती है। क्योंकि ये तासीर में बहुत अधिक ठंडी होती है, तो गर्मियों में ही इसका सेवन कराना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नेचुरोपैथी के सिद्धांत हैं जिनका अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल जानते हो तो हम बहुत सारे रोगों से केवल नेचुरल तरीके से ठीक रह सकते हैं। ऐसे ही एक नींबू का है, नींबू फैट कटर होता है, तासीर में बहुत ठंडा होता है। तो गर्मियों के दिनों में अगर कोई व्यक्ति 2.5-3 महीना नींबू खा ले
तो ना केवल उसका वजन 15 किलो तक कम किया जा सकता है, बल्कि हाइपरटेंशन भी खत्म किया जा सकता है। हाई बीपी में उसको काफी आराम मिल जाता है। और एक व्यक्ति अगर जानकारी के अंतर्गत लगभग 3-3.5 महीने नींबू खाता है, तो आप समझ लीजिए उसका बीपी बिल्कुल, ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जो भी हृदय में एक्स्ट्रा चर्बी चढ़ जाती है वो खत्म की जा सकती है। नींबू कैसे खाना है मैम? काटिए, उसके बीज निकालिए, खाना अच्छे से पेट भर के खाइए। उसके 1 घंटे बाद आधा नींबू अपने गले में सीधा निचोड़ दीजिए। जितना ज्यादा वो हवा के कांटेक्ट में आएगा वो खराब होगा, गला पकड़ लेगा। काट के सीधा उसको गले में निचोड़ा जाता है और कागजी नींबू का प्रयोग किया जाता है। गर्मियों में ही करना है ये खाली? हाँ, ये गर्मियों में करना है, सर्दियों में करेंगे तो ठंड लग जाएगी। नींबू की तासीर बहुत ठंडी होती है और हाई एल्कलाइन होता है नींबू। और उसका सबसे विशेष गुण जो है वो गुण है चर्बी को काटना। तो हमारे जो रक्त गाढ़ा हो जाता है, बॉडी में एक्सेस चर्बी के कारण फैट बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है जो ब्लड को प्रोसेस नहीं होने देता छोटी से छोटी कोशिकाओं में, जिसके कारण वहां ब्लड नहीं पहुंचता, तो सेल्स जो है प्रॉपर वर्क नहीं करते। इस वजह से हमें सूजन की समस्या और मस्कुलेटरी जो वीकनेस होती है वो आ जाती है। तो जो हाथ पैरों में दर्द और ये सब समस्याएं आती हैं, नींबू ठीक कर सकता है। तो आप तीनों चीजों को एक साथ सेवन करने के लिए कह रहे हैं? अमृता और अमृत? हाँ, ये तीनों एक साथ सेवन करी जाती हैं, टाइम अलग अलग है। मैं नेक्स्ट इसका बताता हूँ। सर, हाँ जी, मैं एक चीज पूछ रही हूँ सर, वो अमृता किट के परहेज में लिखा हुआ है खट्टे पदार्थ मना है, फल मना है और दूध से बने पदार्थ मना है जी। तो फिर फल, क्या कोई भी फल हम लोग नहीं खा सकते हैं? नहीं, केवल खट्टे फल। आप खट्टे फल नहीं खाने आपने। तो नींबू तो फिर नहीं आता है ना उस कैटेगरी में? नींबू खट्टा होता है, हाँ, अनानास खट्टा होता है, मौसमी खट्टी होती है, संतरा आप खा सकते हैं क्योंकि वो मीठा होता है, कीनू आप खा तो सकते नींबू हैं। भी खट्टा होता है? हाँ जी, संतरा भी खट्टा होता है सर? मैम जो बड़े संतरे होते हैं, जो एक्चुअल में संतरे होते हैं, वो खट्टे नहीं होते, वो मीठे होते हैं। नहीं, पता नहीं होता ना सर, जब खोलो तो कई बार खट्टा निकलता है, कई बार मीठा होता है। देखिए, अगर जैसे खट्टा है तो घर में किसी और को खाने के लिए दे दीजिए। आप मीठे फल खा सकते हैं, खट्टे नहीं खाने। और सर देसी गाय का दूध भी नहीं ले सकते हैं क्या? नहीं, दूध बिल्कुल बंद होता है, घी जितना मर्जी खाइए। देसी गाय का दही भी नहीं? दही, देखिए, दूध और दूध से बनी चीज है। दूध जब हमारी आंतों में जाता है तो कैसीन नाम का पदार्थ बनाता है। ये हमारी बॉडी में जो आत्मसात्मीकरण की, एसिमिलेशन की प्रक्रिया होती है, उसको स्लो कर देता है। इसलिए अगर आप इसके सेवन के दौरान इन चीजों को बंद रखेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप ये चीजें खा रहे हैं, जैसे दूध और दूध से बनी चीजें ले लेते हैं, तो ऐसे केस में आपका जो रिजल्ट होगा अप्रोक्सीमेटली 40% डाउन हो जाता है। ओके। हाँ जी। और खट्टी चीजें क्योंकि ये बहुत लाइट रेमेडीज होती हैं, तो खट्टी चीजों के साथ ये काम ही नहीं कर पाती। लेकिन सर आपने पहले जैसे बोला ना कि वो वैदिक किट, मतलब नींबू जो हम लोगों को खाना के आधा घंटा बाद मुंह में डायरेक्ट लेना है उसका रस, तो वो तो ले सकते हैं ना जैसे गर्मियों में वैदिक किट के साथ में? नहीं, वैदिक किट के साथ नहीं लेंगे, वो अकेला चलता है। नींबू के साथ कोई और चीज का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन अगर किसी को हड्डियों के रोग हो तो वो व्यक्ति नींबू नहीं खा सकता। अच्छा, नहीं तो उससे रोग बढ़ जाएंगे, क्योंकि ठंडा होता है नींबू, तो रोग बढ़ा देता है वो। ओके सर, ठीक है। जैसे सर सर्दी के लिए क्या करें अभी सर? कफ एंड कोल्ड के लिए, कफ एंड कोल्ड के लिए देखिए, पैर ठंडे रहते हैं, रात को गर्म पानी में पैरों की सिकाई करिए सोने से पूर्व, और खाना उससे 2 घंटे पहले खा लीजिए। सोने से पूर्व पैरों की सिकाई करें और उसके बाद सरसों के तेल से पैरों की मालिश करें, फिर पैरों को ढक के सो जाएं और नाभि में सुबह शाम तेल लगाएं। तो आपकी जो कफ एंड कोल्ड की समस्या होगी उसमें काफी रिलीफ मिल जाएगा आपको। ओके सर, एक तो नींद की प्रॉब्लम बताइएगा ना, नींद के लिए बहुत कम नींद आती है। मैम, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आपका नींद का जो परहेज बताया सर, सर 60 साल से ज्यादा का है तो आप बताइए क्या करना चाहिए? तो नींद का जो पैटर्न है वो 6 से 7 घंटे का ही होता है। नहीं, 6 से 7 घंटा नहीं, टोटल 4 घंटा से भी कम ही रहता है। अच्छा, तो उसका प्रभाव आपके शरीर में सूजन, आपके शरीर में सूजन है? नहीं सर, सूजन तो नहीं, लेकिन थायराइड है।
हाइपोथायराइड है, हाइपोथायराइड है? हाइपो हाइपो है ना, तो वो सूजन को इंडिकेट करता है ऐसे करता है, केस में। लेकिन मेरे कहीं पे सूजन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी मैम, एक्चुअली जी सर। हाइपोथायराइड आपके शरीर में पानी के रुकने का संकेत करता हाँ है। जैसा मैंने हाँ बताया, T3 से हम लोग थायराइड देखते हैं, T4 से देखते हैं, हाँ TSH से हाँ देखते हैं। तो ये हमारे शरीर की हम्म कंडीशन ही दर्शा रहा है कि इंटरनल कंडीशन क्या है हमारे शरीर की। अच्छा, तो यहाँ पे तो भी हाल हाँ, यहाँ पे अगर आप उसका उपचार करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। आप दवाइयों पे डिपेंड होंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अब हाइपो का मतलब नहीं, यह है कि आपके शरीर में रक्त का अभाव है। आपके नाखून सफेद या पीले हो सकते हैं। आपकी आंखें जो व्हाइट पोर्टल होता है वो धूमिल या पीला हो सकता है। आपकी जीभ ओके रंगहीन हो सकती है, हल्की बहुत लाइट गुलाबी होगी, हल्की सी गाढ़ी गुलाबी होनी चाहिए, सुंदर दिखाई देनी चाहिए जीभ, और जीभ पे कोटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ऐसे लक्षण हैं तब ओके है, पर क्योंकि आपको हाइपोथायराइड है तो इनमें से कोई भी लक्षण आपको नहीं मिलेगा। तो आपने करना क्या है, अपने पैरों को गर्म करना है, पैरों पे तेल करना है जो मैंने अभी बताया सोते समय। उसके अलावा ऐसी चीजें खानी है जो शरीर में नए खून का निर्माण करे। आरबीसीज के अच्छा जो आपके जो आरपीसीज होते हैं उनके माइक्रोन कम हो जाते हैं हाइपोथायराइड में। आपने ऐसी अच्छा, चीजें खानी है कि माइक्रोन हैवी हो जाए, आपकी ये समस्या कम हो जाएगी, जैसे खत्म हो जाएगी। तो जैसे क्या खाना चाहिए जैसे जैसे सर? कि 1 चम्मच अनार के रस, गाजर के रस, अच्छा चकुंदर के रस, इनमें से कोई भी ले लीजिए। अच्छा इसमें कम से कम अच्छा 25-30 चम्मच पानी मिला के उसका सेवन हम्म सुबह दोपहर शाम कीजिए। अच्छा, 1 चम्मच रस में क्या? हाँ जी, 1 चम्मच रस में 25 से 30 हाँ चम्मच पानी मिला के प्रयोग कीजिए उसका। तो वो आपके शरीर अच्छा, में खून बनाने खा, में मदद करेंगे। खाली पेट या कोई भी समय सर? ये जो भी चीज की जाती है खाली पेट की जाती है, क्योंकि यहाँ देखिए बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा रस, तो वो ओके, बहुत जल्दी हजम होगा शरीर में। चुकंदर, अनार का रस और एक चीज और क्या गाजर, बताए? गाजर कोई भी गाजर, एक ले सकते हैं आप अच्छा इसमें से। अच्छा 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 सर। सर खाली 1 चम्मच से खून बनेगा कि 1 ग्लास, मतलब वैसे हम लोग सोचते हैं कि 1 ग्लास पीना चाहिए। मैम अगर आप 1 गिलास एक पियेंगे, 1 गिलास पियेंगे तो वो थिक हो जाता है और प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, उसमें वेस्टेज ज़्यादा क्रिएट होती है, बॉडी को उतना नहीं मिल पाता जितना उसकी रिक्वायरमेंट होती है। पर अगर अगर हाँ अगर आप मैक्सिमम डाइल्यूटेड फॉर्म में लेते हैं तो वो आपकी बॉडी को आसानी से मिल जाएगा। ओ, तो 1 चम्मच और 25 चम्मच पानी बोले ना? हाँ जी हाँ अच्छा ठीक। सर ये कैटरेक्ट के लिए कुछ बता सकते हैं, मोतियाबिंद, मैम, उसके लिए क्या करना चाहिए? कैटरेक्ट के लिए सॉरी मैं अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा। इसके लिए आप नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी में जा सकते हैं या फिर आयुर्वेदिक औषधियों में जा सकते हैं। ये बेसिकली एक क्रॉनिक कंडीशन में क्रिएट हो चुकी है, तो अब इसे उपचार की जरूरत है। हाँ हाँ ओके। ओके, यहाँ पे हमारी 3 रेमेडीज हैं, अमृता, अमृताकल्प और संजीवनी। अमृता ये हम खाने के बाद लेते हैं, 10 बूंद आधा कप। अगर निवाय पानी मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सादे पानी में भी ले सकते हैं। यह खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है, जो खाना खाने के बाद गैस बनती है, अफारा आता है, पेट फूलता है, उसको ठीक करती है और खाने में मदद करती है, मतलब पचाने में मदद करती है। दूसरी अमृता कल्प है, यह दोपहर खाने के बाद 10 बूंद ली जाती है और रात को सोने से पूर्व 20 बूंद 1 कप निवाय पानी या थोड़े गर्म पानी में ली जाती है। ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है और लिम्फेटिक सिस्टम को रेगुलेट करती है। हमारी बॉडी में 2 मुख्य सिस्टम है, ब्लड का और लिम्फ का। ब्लड शरीर को पोषण देता है और लिम्फ शरीर की सफाई करता है, तो ये सफाई करने में शरीर में मदद करती है। उसके बाद संजीवनी है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और सेल्स को स्ट्रेंथ देती है, यानी ये सेल्स को भोजन प्रदान करने का काम करती है। तो कुछ लोगों को ये लेने के बाद कभी कभी बुखार भी हो जाता है, क्योंकि ये शरीर के अंदर नया खून बना रही है और हमारा इंटरनल अगर वीक है, इम्यूनिटी वीक है, तो बुखार जैसा फील होता है। इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर किसी को लंबी थकान या कमजोरी रहती हो, जैसे बेसिकली चिकनगुनिया के बाद होता है कि 6-6 महीने बाद भी जोड़ दर्द करते हैं, तो जो व्यक्ति संजीवनी लेगा 40 दिन के अंदर अंदर उसके जो दर्द वगैरह हैं उनमें अप्रोक्सीमेटली 70-80% रिलीफ आ जाएगा, क्योंकि ये खून को बल देती है। इसके बाद 2 रेमेडीज और है, एक परालेपन है,
ये किसी भी प्रकार के दर्द को कम करने में मदद करती है। इसको हम केवल सरसों के तेल में मिलाकर प्रयोग करते हैं। सरसों के तेल में मिला के इसको जहां पे भी आपके दर्द है लगा लीजिए, लगाते ही आराम देती है ये। इसके अलावा अगर किसी को अंदर से शरीर में ठंड लग जाए, जैसा मैंने बताया था कि कई बार होता है कि हमारा शरीर अंदर से बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जब जिनका बीपी बहुत ज्यादा लो रहता हो, तो परालेपन की मात्र 2 बूंदे आधा कप गुनगुने पानी में लेने से तुरंत ये शरीर में गर्मी प्रदान भी करती है। इसके बाद जलार्क है। ये शरीर में किसी भी तरीके की सूजन हो, विशेषकर हाइपोथायराइड की, तो ये उसको रेगुलेट करने में, कम करने में मदद करती है। तो ये 5 तरीके की रेमेडीज हैं। किट के अंदर आपको 3 रेमेडीज मिलती हैं, अमृता, अमृतकल्प और संजीवनी। ये मुख्य रेमेडी हैं, इसलिए ये 3 रेमेडी किट में मिलती हैं। सर खाली अमृता का प्रयोग कर सकते हैं, डाइजेशन अगर वो रहेगा प्रॉपर? हाँ जी मैम, उसका अकेले का कोई फायदा नहीं होता है। ये अकेले बनी का कोई इस फायदा नहीं, नहीं? कोई फायदा नहीं है। ये बनी इस तरीके से ओके, हुई है कि एक दूसरे के बिना काम नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। किट तीनों का लेनी है मतलब? हाँ, किट का जो मूल्य है वो 1215 रुपए की किट पड़ती है। और परालेपन जो है वो 450 की है, ये गलत लिख गया, तो ये 1665 रुपए बनते हैं। ये दोनों चीजें आपको जो है 950 रुपए में मिलती है। जलार्क केवल कंडीशन बेस है, तो जो व्यक्ति बोलेगा कि मुझे समस्या है, जलार्क केवल उसी को दी जाएगी, उसके 300 रुपए अलग से लिए जाएंगे। पर बॉटल की जो एमआरपी है वो 405 है, पर यहाँ पे जैसे अभी हम लोग डायरेक्ट मेरे से जा रही है ये, तो 100 रुपीज का रिबेट है इसके अंदर। और जो ये 950 रुपए, इसमें भी कोरियर चार्ज जो है वो हमारी तरफ से रहता है, यानी आपकी 1665 रुपए की दवाई 950 रुपए में, उसमें भी आपको 405 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। और फिर कोरियर चार्ज लगभग आप ये मान के चलिए कहीं महाराष्ट्र के साइड है या साउथ इंडिया की साइड है, तो 250 रुपए के करीब का कोरियर पड़ता है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। आपको कुछ नहीं करना, टोटल 950 में ये किट आपको मिल जाती है। 1 मंथ का ये 20 डेज की होती है। तो अभी क्या कहते हैं, टोटल आपका सर क्या उसका एक्सपायरी कुछ तो भी ग्रुप में डाले थे। हाँ, मैं इसका एक्सपायरी और बता देता हूँ। ये रेमेडीज आपके, हेलो बता रहा हूँ मैं, ये रेमेडीज आपके, हेलो रमेश जी मैं बता रहा हूँ, ये रेमेडीज आपके कहने के बाद तैयार करी जाती हैं, बना के नहीं रखी जाती। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो इसको 2 से 5 दिन लगते हैं बनाने में, तो बनाने के बाद ही आपको ये भेजी जाएगी, और भेजने के बाद 3 महीने के अंदर इनका प्रयोग कर लीजिए, अदरवाइज ये खराब हो जाती है। यहाँ पे जब भी किसी चीज को हम प्रिजर्व करते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, तो उनकी एक लाइफ स्ट्रेंथ बन जाती है। 3 महीने के अंदर प्रयोग? हाँ जी, 3 महीने के अंदर ये खराब हो जाती है, मतलब 3 महीने बाद अगर आप इसे प्रयोग में लाएंगे खराब हो जाएंगी। तो ये बनी बनाई नहीं रखी जाती, आपके लिए स्पेशली ये बनाई जाती हैं। तो इसके जो कंपाउंडिंग होती है वो हम अपने पास बना के रखते हैं, जब आपको भेजी जाती है तो ये ताजी दोबारा बनाई जाती है, तब ये बना के फिर भेजी जाती है। तो ये 3 महीने में खराब हो जाती है। तो जब किट आपके पास जाती है तो 20 दिन की किट है, अगर आप इसे खोलते हैं तो 2 महीने भी अगर आप इसे यूज करते हैं तो ये चल जाएगी 2 महीना। अच्छा, खोलने के बाद में 2 महीने चल सकती है? हाँ, खुलने के बाद 2 महीने चलती है, पूरी तरह से प्रिजर्वेटिव फ्री होती है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव सर वो अगर समझो कि हाँ बोलिए, वो पैकिंग में रही तो भी 3 महीने में हाँ जी, तब भी खराब हो जाएगी? जी, तब भी खराब हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव मिक्स नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर पे बनी होती है, तो डिस्टिल्ड वाटर की जो लाइफ है वो 3 महीने की होती है, उसी दौरान उसी के साथ ये खराब हो जाती है। जी। किसी और का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी बैद जी, एक सवाल मुझे पूछना था। आपका फोन नंबर और टाइम क्या? सर परालेपन क्या है? परालेपन दर्दों की रेमेडी है, आप इसे सरसों के तेल में मिला के रख लीजिए। सर्दियों में अधिकतर पुराने दर्द उभर के आते हैं, आप इसे तेल में बना के रखिए और रात को सोने से पूर्व लगाइए, आपके दर्दों में काफी आराम देगी। अगर बीपी लो रहता हो, ठंड ज्यादा लगती हो,
तो जब आप नहाने जाते हैं तो 1 बाल्टी पानी में इसकी 10 बूंद डाल के इससे नहाइए, तो आपके बीपी को भी रेगुलेट करेगी ये। फिर भी अगर जी कभी सर। बहुत ज्यादा आपको ठंड लग रही है तो मात्र इसकी 2 बूंदें गुनगुने पानी में पी लीजिए, इंस्टेंटली आपके शरीर में गर्मी ला देगी। सर जनरली तो हम मतलब मेजर नहीं करते कि बीपी लो रहा है या कैसे है। अगर आपको ठंड ज्यादा लग रही है, तो अब सर्दियों का दिन है, ठंड ज्यादा लगती है, तो हाँ इसका जी प्रयोग सर। कर सकते हैं। जी सर, ठीक है सर। हाँ जी डॉक्टर साहब, एक बात मुझे आपसे पूछनी थी। जगदीश जी बोलिए, एक मिनट ज्योति जी। जी जगदीश जी। हाँ जी, आपने जो जैसे बीपी की रेमेडीज बताई हैं तो जनरली आपने गर्मियों के लिए बताई है, जो गर्मियों में प्रयोग कर सकते हैं। अब जनरली कहीं पर भी जाके देखो तो जनरली सर्दी के टाइम पर हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक ज्यादा होते हैं। बीपी की शिकायत सर्दी में ज्यादा होती है क्योंकि खून का जमाव ज्यादा होता है, नसें टाइट हो जाती हैं, विशेषकर सर्दियों के अंदर। जी। तो इसके लिए सर्दियों के जरूर बताना चाहिए कि सर्दियों के लोग अपना बचाव बीपी वाले कैसे करें, जिनका लो बीपी वो कैसे करें, जिनका हाई बीपी वो कैसे करें। क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग अवेयर नहीं होते कि भाई बीपी कब क्रिएट होता है। जिनका एक क्वेश्चन सही था कि बीपी कब का अंदाजा नहीं बैठता कि लो जा रहा है, हाई जा रहा है। आजकल तकरीबन बीपी वाले दवाई तो लेते रहते हैं जी। पर जैसे एस्पिरिन लेते हैं तो उससे क्या है, खून पतला हो जाता है। तो अब जैसे उसमें कहीं कट फट गया तो उसका भी डर रहता है, अगर नहीं लेते हैं तो खून का जमने का डर रहता है। जी। तो ये जो चीज है इसके बारे में थोड़ा जी बता सर्दी के उपलक्ष्य में बताओ कि सर्दी में लोग क्या बचाव करें। हाँ जी मैं बता क्योंकि परेशानी तो तकरीबन हर जगह हो रही है, किसी को शुगर से, किसी को बीपी से। जी जी और विशेषकर इसमें बीपी का आइडिया नहीं बैठ पाता। इनका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो सर्दी के 5-7 नुस्खे बताने चाहिए विशेषकर। वैसे इसका जो लकवे का अटैक होता है, बीपी से कोई रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो या तो ज्यादा गर्मी में होता है, मई जून के अंदर जब विशेष ज्यादा गर्मी होती है, जब धूप वगैरह में काम करते हैं उनके लिए, या विशेषकर ये दिसंबर जनवरी के अंदर अटैक ज्यादा होते हैं। जी सर मैं बता तो देता हूँ। सर्दी के लिए बहुत जरूरी है। जी सर। हाँ जी बताइए इसके बारे में आप प्लीज। देखिए ब्लड प्रेशर जो है ये हमारे खून के दौरे पे, अकेले खून के दौरे पे निर्भर नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ ये निर्भर करता है हमारी नसों के सिकुड़ने पर। तो इसमें थायराइड का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको हम इग्नोर मार जाते हैं। सर्दियों के अंदर जिनका बीपी लो रहता है वो कुछ भी खाएं पिए, उनके शरीर में गर्मी आती है, तो उनको कभी भी सर्दियों में अटैक नहीं आएगा। उनको जब भी अटैक आएगा गर्मियों में आएगा। जिन व्यक्तियों का बीपी हाई रहता हो उनको गर्मियों में अटैक नहीं आएगा, अटैक आएगा उनको अधिकतर सर्दियों में। आप इस पे रिसर्च भी कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो जिन लोगों का जो समय खराब होता है, जैसे बीपी हाई वालों का सर्दी का समय खराब है, क्योंकि इस समय पे ज्यादातर दूध और दूध से बने प्रोडक्ट खाए जाते हैं, मेवे खाए जाते हैं शरीर को गर्म करने के लिए, तो अटैक आने के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का उपचार हमेशा गर्मी में किया जाएगा, और जिन व्यक्तियों का बीपी लो रहता हो उनका उपचार हमेशा सर्दियों में किया जाएगा। तो ये प्राकृतिक उपचार के अंतर्गत आएगा। बाकी उसके बाद जो भी उपचार करेंगे वो मेडिसिनल उपचार है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है आपका खून गाढ़ा हो रहा है तो खून पिघलाने के लिए कुछ नेचुरल चीजें भी आती हैं, जैसे अर्जुन छाल है। आप इसकी चाय या काढ़ा सर्दियों के दिनों में ले सकते हैं, खून को गाढ़ा नहीं होने देगी। एक लेमन ग्रास आती है, आप इसकी चाय ले सकते हैं। आप शीशम की चाय ले सकते हैं, लेकिन ये वो व्यक्ति लेगा जिसका बीपी हाई रहता हो, लो वाले के लिए नहीं होती सर्दियों के अंदर। ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है, आजकल आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, हम उसको मिसयूज करते हैं। जैसे अब पानी है, कोई व्यक्ति तांबे के लोटे का पानी पी रहा है भरी सर्दी में, तांबा या कॉपर की जो प्रकृति है वो ठंडी है, तो इसका उपाय जो इसको पीने का समय बताया हुआ है, ये समय बताया हुआ है गर्मियों का। तो हमने ये तो जानने की कोशिश नहीं करी कि कब पीना है कब नहीं पीना, हम उसे बेमौसम पी रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का बीपी लो होगा ही होगा, पेट से संबंधित समस्याएं आएंगी आएंगी। किसी व्यक्ति को आप 2 महीने कॉपर का पानी पिला दीजिए सर्दियों में, आप देखेंगे गर्मियों में उसकी भूख प्यास सब मारी जाएगी और शरीर नीला पड़ जाएगा, यानी उसके अंदर खून की कमी हो गई है, हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द निकल आएंगे। तो ये सारे लक्षण है, अगर हम जरूरत के हिसाब से ट्रीटमेंट लेंगे या प्रकृति के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है। सर्दियों में हमारे अंदर चर्बी ज्यादा बनने लगती है। अगर ऐसे समय पर हम कॉपर का पानी पीते हैं या हम ताजा पानी पीते हैं,
ठंडी तासीर का, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। लेकिन बीपी वाले के लिए वो अच्छा है, पर अगर वो उसे रेगुलर पिएगा तो नुकसान करेगा। तो ऐसे केस में 3 दिन 4 दिन में एक बार कॉपर का पानी वो ले सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसे चर्बी कम करने के लिए कोई ऐसी चीज खानी चाहिए जो चर्बी को काटती हो, तो सर्दियों में भी उसे कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम याद रखकर फॉलो करके अपने रोगों से बचे रह सकते हैं। जगदीश जी। हाँ सर, इसमें जो शीशम का प्रयोग बताया, तो शीशम की तासीर बहुत ज्यादा ठंडी होती है। हाँ जी, ठंडी अभी होती है। जनरली क्या होता है, हाँ तो जनरली क्या होता है कि शीशम का प्रयोग सर्दी में अवॉइड करना चाहिए। सर मैंने मैं गर्मी आपको के इसलिए लिए बात बोला, बता मैंने रहा हूँ कहा कि जिसको बीपी हाई रहता हो उसका इलाज गर्मियों में होगा, सर्दी में नहीं बोला मैंने उसका इलाज। तो शीशम मेरे का जो इलाज गर्मियों जैसा में आपने जो मैंने होगा। तो हाँ गर्मियों में तो कर सकता है, पर सर्दी में विशेष की शीशम को अवॉइड करना। बीपी हाई वालों का इलाज गर्मियों में सर्दियों में नहीं होगा। बीपी हाई वालों का इलाज गर्मियों में होगा, बीपी लो वाले का इलाज सर्दियों में होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हमने ध्यान रखना अब है। उसमें इसमें इसका बताने का मतलब क्या है कि जनरली जब आपने पास में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम कोई चीज में कॉम्प्लिकेशन महसूस करते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बताता है। जैसे मान लो नवंबर में किसी को बताया, तो फिर वो ट्रीटमेंट के लिए गर्मी में थोड़ी वेट करेगा। चलिए मैं अभी मैं कहने का मतलब ये इसका है कि उसको इसका मेरा जो बताने का मतलब है कि इस तरह का होना चाहिए, जब उसको डिटेक्ट हो कि ये बीपी बन गई है या कोई कॉम्प्लिकेशन बन गया, तो वो चीजों को लगाए, यूज करे और अपने आप को, अपनी हेल्थ को बचाए। बाद सर उसके लिए हमारी किट का सेवन अगर मतलब वो करेगा तो बीपी कंट्रोल रहेगा उसका सर्दियों के अंदर। और बाकी अभी हाँ मैं इसके आगे की भी हाँ इंफॉर्मेशन हाँ आपको देता हूँ। जी ज्योति जी पूछिए। जी जी जी। सर आपका टेलीफोन नंबर और बात करने का समय कौन सा ठीक रहेगा? मैम आप मुझे दोपहर के समय कभी भी कॉल कर सकते हैं, नंबर लिख लीजिए। हाँ जी। 85277 हाँ जी 688 हाँ जी 09। थैंक यू। देखिए यहाँ पे सर मैं एक आप बार नंबर, हाँ सॉरी बोलिए सर आपका नंबर रिपीट कर दीजिए जी। 85277 688 09। देखिए अगर आप ये सारी बातें जानना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने कोर्स निकाला है वैदिक चिकित्सा का। 600 रुपये महीने की फीस है और हर शनिवार रात को 8 बजे से 9 बजे तक आपकी क्लास रहेगी। उसमें आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी प्रकृति है, प्रकृति कैसे बनती है, जो भी आपकी प्रकृति बनी हुई है उसका इलाज, और क्यों बनती है उसका उपाय। क्योंकि देखिए प्रकृति तो हमें बाय बर्थ मिलती है, हम उसे बदल नहीं सकते, पर अगर हम जान जाएं कि हमारी ये प्रकृति है तो हम उसे घरेलू उपायों से आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी उस क्लास के दौरान आपके साथ डिस्कस करी जाएंगी। इन क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी जिसे आप सुन सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। बस यहाँ ये है कि कम से कम 10 लोग होंगे तो हम इस बैच को शुरू कर देंगे। तो जो लोग आप में से ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हों वो लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा, जो हमारा वैदिक वाला ग्रुप है उसमें डाल दीजिएगा। और दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं जो हूँ न्यूमोलॉजी और लाल किताब भी पढ़ाता हूँ। इसकी जो क्लासेस हैं वो शनिवार रविवार को 3 से 4:30 बजे तक रहती हैं, लेकिन ये टाइम लगभग 5 और 5:15 तक हो जाता है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, इनकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है और ये पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है जिसको करने के साथ साथ आप अपना प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर कोई आप में से अगर इसको सीखना चाहता हो तो नीचे पूनम जी का नंबर दे रखा है, इस नंबर पर कॉल करके आप पूनम जी से बात कर लीजिएगा। हमारे पास अब ये लास्ट क्लास है और 4 मिनट बाकी हैं। अगर आपके मन में कोई संशय हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि सभी मेंबर को सभी बातें समझ में आ गई, इसलिए सभी साइलेंट बैठे हैं। वैसे इनको अगर समय दिया जाता है तो इनको पूछना चाहिए जरूर। कोई भी हेल्थ का इश्यू होता है। हाँ जी पूछिए। सर टीनेज में जो बच्चों का फेस खराब होने लगता है उसका क्या ट्रीटमेंट है? देखिए टीनेज में हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे केस में अक्सर जो है इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं।
अगर हम उनकी इंटेस्टाइन को ठंडा कर दें, ठंडी होती है प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन टूटने से, तो उनकी गर्मी को कम करके उनके चेहरे को आराम दिया जा सकता है। अब यहाँ पे उसको तोड़ने के लिए हमने कुछ नहीं करना, उपचार गर्मियों में विशेष करना है, सर्दियों में नहीं होगा। गर्मियों में उनको आप त्रिफला दे सकते हैं और गुलकंद खाने को दे सकते हैं दिन में 4 बार। ऐसा करने से उनकी आंतें ठंडी पड़ेंगी और फेस पे जो भी दाग धब्बे आते हैं वो खत्म किए जा सकते हैं। ठीक है। और जो आपके आसपास कुम्हार होगा, सर्दियों में कुम्हार आपके घर के आसपास होगा, उससे मिट्टी लेके उसका पाउडर बना के उसका फेस पैक चेहरे पे इस्तेमाल करवाइए। दाने बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाते हैं और चेहरा बिल्कुल चिकना और सुंदर हो जाता है। मुल्तानी मिट्टी का भी सर सर्दियों में त्रिफला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? नहीं मैम, किया जा सकता है, लेकिन सर्दियों में क्या है कि आप थोड़े से नमक के साथ करें, सेंधे नमक के साथ, वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो जितना आपने त्रिफला लिया है उसका 8वां हिस्सा सेंधा नमक ले लें। मतलब त्रिफला यूजुअली 1 चम्मच लेना चाहिए, आधा चम्मच लेना चाहिए? इसको आप ऐसे ले लीजिए कि जितना आपका वेट है 10 किलो पे लगभग 1 ग्राम। नहीं वैसे नापना तो मुश्किल है। अगर 6 ग्राम तो एक आधा चम्मच हुआ। हाँ लगभग नहीं, वैसे 1 चम्मच के करीब बनेगा 6 ग्राम। आप आधे से शुरू कीजिए, क्योंकि 1 ग्राम हम अभी झेलने की उसमें क्षमता में नहीं होते। त्रिफला काफी तेज हो जाएगा 1 चम्मच में जाएगा, तो आप आधा चम्मच से लीजिए। अच्छा, आधा चम्मच और चुटकी भर सेंधा नमक। हाँ जी, चुटकी भर सेंधा नमक और 1 गिलास गुनगुना पानी। ओके, थोड़े से पानी से नहीं लेना है, 1 गिलास पीना ही पीना है पानी। हाँ जी। और अगर आपको जैसे इसमें जो चेहरे, अगर ये चिपके आपके गले में, चेहरे पे एक्ने पिंपल्स होती हैं, उसके लिए मैं सर बताना म्यूट करिए ना सबको, म्यूट करिए प्लीज, आपको सुन भी नहीं दे रहे। जी मैम। त्रिफला जब आप लेते हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपके चिपक रहा है कंठ में, तो आप उसे थोड़े से पानी में घोल के उसको पानी को पी जाइए और ऊपर से फिर गुनगुना पानी पी लीजिए। सर्दियों में अगर आप त्रिफला लेते हैं तो गुनगुने पानी से लेंगे, अगर आपका बीपी हाई रहता है तो, और अगर आपका बीपी लो रहता है तो गुनगुने दूध से लेंगे। और दूध हमेशा मीठा लेना चाहिए रात को। रीता मलिक जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? रीता मलिक जी। सर हमें दूध और चाय नहीं पीनी चाहिए? मैम उम्र के एक पड़ाव के बाद, लगभग जैसे 40 साल के बाद दूध को अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर दूध पीना हो तो सुबह का टाइम बेस्ट है। जितना आप दूध पीते हैं, मान लीजिए आपने 1 कप दूध पिया, तो आपको दिन में कम से कम 6 कप दूध के असर को कम करने के लिए पानी लेना चाहिए, और पानी गुनगुना होना चाहिए। इससे मोटापा कभी नहीं आएगा और दूध आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा। दूध हमेशा फुल क्रीम यूज करें, लेकिन उसमें पानी मिलाकर यूज करें, पतला करके यूज करें, गाढ़ा दूध ना पिए। और गर्म दूध बेस्ट है, मीठा दूध, गर्म मीठा दूध बेस्ट रहता है। फिर सीधा टोंड भी ले सकते हैं ना? नहीं मैम, उसमें फैट निकल चुका होता है। हमारी बॉडी को फैट बहुत ज्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होता है, वही हमारे शरीर में अच्छी एनर्जी क्रिएट करता है। देखिए, हम लोगों ने गाड़ी देखी है, गाड़ी के अंदर पानी डलता है ठंडा करने के लिए, पर यदि किसी कारण से उसका
जी सर। जी, अगर हम फैट वाला दूध लेते हैं तो वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। अगर हम टोन्ड दूध लेते हैं तो उसमें से फैट निकल चुका होता है। तो आप हमेशा फैट वाले दूध का प्रयोग करें। पानी उसमें आप ज़्यादा मिला सकते हैं, तो आपकी बॉडी को फैट भी मिलेगा और वो डाइजेस्ट भी इजीली हो जाएगा। ठीक है दीपा जी? तुमको 6 ग्लास पीने से 1 गिलास दूध को हाँ जी हजम, सर, थैंक यू। ग्लास पानी, गरम पानी, 1 गिलास गरम पानी। जी प्लीज एक एक करके माइक खोलिए और एक एक करके प्रश्न आप कर लीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी रीता जी। हेलो हेलो जी, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी मैम आ रही है, बोलिए। ऐसा है, मुझे हर्निया है और मेरा इंटेस्टाइन लॉन्ग बिग जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव हो चुकी है। कैंसर हो गया था 5 साल पहले। हेलो, हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, तो मुझे ना हर्निया भी है, थायराइड भी है और शुगर भी है, डायबिटीज। अच्छा। तो आजकल मुझे वो गैस बहुत बनती है और वो गैस जो है ऊपर की तरफ उठती है ज्यादा, और वो कई बार सिर में, सारी बॉडी में, सब जगह ही जहां भी दबाओ तो मुंह से डकार निकलती है, गैस निकलती है। जी क्योंकि नीचे मेरा रेक्टम भी सील दिया हुआ है, तो गैस फिर ऊपर चढ़ती है। हाँ जी तो वो इसमें कुछ क्या इसमें हमारी जो गैस को कम करने का जी, हमारी जो वैदिक अमृत किट है, आप इसका सेवन कीजिए, आपको लगभग दूसरी तीसरी किट में लाभ दिखाई दे जाएगा। तो हर्निया में उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? मैम ये एक सप्लीमेंट, हाँ ये एक सप्लीमेंट है। ये आपकी किसी बीमारी पे कोई काम नहीं करती, ये आपकी बॉडी को रेगुलेट करेगी। तो इसमें कुछ आप बता सकते हो कि हर्निया, ये जो एम्बिलिकल हर्निया है, तो उसमें वो क्या चीज खानी चाहिए जो फायदा कर सकती है? जो आपका हर्निया है वो शरीर से बाहर आ चुका है, उभरी हुई दिखाई देती है आपकी स्किन वहां पे। हाँ जी नेवल के पास ही है ना, थोड़ा थोड़ा ऊंचा। हाँ देखिए, अगर वो लगभग 10% स्किन से ऊपर है तब तो उसका कोई इशू नहीं है। अगर वो ज्यादा बड़ा हो गया है तो फिर उसका जो वो होता है, ट्रीटमेंट होता है, वो ऑपरेशन ही होता है। अच्छा नहीं, वो तो हमने डॉक्टर को दिखा लिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बट गैस बहुत बन रही है और एक्चुअली मेरी इंटेस्टाइन ना नीचे की तरफ, रेक्टम की तरफ धस रही है, तो वो मुझे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और वो क्योंकि नेट वेट कुछ लगा नहीं है, तो वो इसलिए नीचे हो जाती है, तो उससे मुझे तकलीफ होती है, फिर बैठने में भी परेशानी होती है। जी मैंने इसलिए बताया, आप ना वैदिक क्योंकि नीचे रेक्टम सील दिया। हाँ, आप वैदिक अमृत का सेवन कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको लाभ थोड़ा सा लेट मिलेगा, दूसरी या तीसरी किट में मिलेगा आपको। तो ये खाने में क्या परहेज कुछ आप बता सकते हैं? कुछ क्या खाना चाहिए फायदा करेगा? हाँ, आपको दूध और दूध से बनी चीजें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। चाय नहीं ले सकते हैं? बिना दूध की चाय ले लीजिए। चाय नहीं लेनी है? बिना दूध की चाय ले लीजिए, दूध वाली चाय मत लीजिए। ग्रीन टी चलेगी ना? बिल्कुल चलेगी। और पनीर, दही, ये चीजें नहीं लेनी है आपने। दही भी नहीं लेना है? बिल्कुल दही नहीं लेना तो प्रोबायोटिक जी होता है, लेकिन आपके केस के लिए हर्निया नहीं में दही। अच्छा, दही हर्निया में नहीं लेना है? देखिए, हर्निया में दही तो ले सकते हैं, लेकिन आपका इंटेस्टाइन का ऑपरेट हो चुकी है वो, और आपको गैस स्मॉल है सिर्फ। हाँ आपको गैस भी ऊपर चढ़ती है। ऐसे केस में आपको दही नहीं लेना चाहिए। हाँ जी ड्राई फ्रूट्स में जो रस वाले पदार्थ होते हैं वो आपके लिए हार्मफुल हैं, जैसे काजू, चिलगोजे। अच्छा, ये आपको नहीं लेने। बादाम भिगा कर लेते हैं हम। बादाम ले सकते और हैं। अखरोट और बादाम। हाँ, अखरोट और बादाम 5 बादाम और 1-2। अच्छा हाँ, ये ले सकते हैं, मुनक्का तो नहीं ले सकते? शुगर है ना? हाँ, मुनक्का नहीं लेंगे आप। अंजीर या कुछ ऐसा नहीं ले सकते ना? नहीं ऐसा नहीं लेंगे। बीपी लो भी होता है ना? बीपी भी जनरली लो ही होता है, 110-70 लगभग, ऐसे ही ज्यादातर होता है, या
कभी कभी ठीक भी होता है। हाँ, नहीं ये जो वैदिक किट है ना, ये आपको कवर अप कर लेगी। बॉडी ना मेरी ठंडी है, पर ये जो ये गैस बनती है, ये लीवर हीट से बनती है, किससे बनती है? गैस बनती है क्योंकि आपका, आयुर्वेदिक दवाइयां ना मुझे गर्म करती है। हाँ, गैस तो इसका मतलब पेट में गर्मी करता है लीवर। देखिए, हमारी जो शरीर की गर्मी है वो निचले अंगों से निकलती है और उसमें विशेष रूप से मल से निकलती है। दूसरे नंबर पे निकलती है जल से, अच्छा जब गहरी हम गर्मी देखते हैं तो वो निकलती है यूरिन से। तीसरी गर्मी निकलती है पसीने से। अच्छा अच्छा। तो जैसा आपने तो मुझे ये पैरों में हाँ। पैरों में दर्द रात को सोने के टाइम, जब मैं सोती हूँ बेड में होती हूँ तो एकदम मेरा दर्द छिड़ जाता है, पूरा टांग से लेके पूरे नाक पैर तक जो है अकड़न सी जैसे होती है ना थोड़ी वैसे, और दर्द छिड़ जाती है। देखिए, इस दर्द का रीजन नहीं बताया जा सकता नसों क्योंकि की। हाँ। इसमें क्या है कि बॉडी में से जो आपकी इंटेस्टाइन है वो ऑपरेट हो चुकी है। फिर ऐसा है कई बार 2-2 बजे तक फिर नींद नहीं आती है। इसके लिए आप एक काम कीजिए, अगर कभी आपको नींद नहीं आती तो ठंडे पानी से पैर धोकर और उसके बाद उस पे सरसों के तेल की मालिश करके सोइए तो नींद अच्छी आएगी आपको। अच्छा, ये थोड़ा मतलब जैसे कभी ये जो नसों में जैसे लगता है सूज जाती हैं, तो ठंडे पानी ये फ्रिज वाले पानी से भी कर सकते हैं? नहीं, फ्रिज वाले पानी से नहीं करना, ताजे पानी से। हमेशा ताजे पानी को ठंडा पानी बोला जाता है। नॉर्मल पानी। जी। अच्छा 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 अच्छा। और जो पेट पे ठंडे पानी की पट्टी रख सकते हैं? पेट पे ठंडे पानी की पट्टी आप रख सकते हैं। रख और सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, और खाली पेट रखेंगे बस वो। और वैसे क्या हर्निया में पेट के ऊपर थोड़ी सी हल्की सी पट्टी बांध के रख सकते हैं क्या? देखिए, इसमें क्या है कि चाहिए कि नहीं? इसकी कोई आवश्यकता रह नहीं जाती, क्योंकि इसका पर्पस कुछ और होता है पट्टी बांधने का। तो यहाँ वो पूरा नहीं होता। तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको, बस एक मानसिक तसल्ली है कि हाँ मैंने रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, आप सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।